नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं छठी कक्षा के क्षेत्र मिति अध्याय के लिए कैचअप कार्यक्रम। बच्चों, नेहा ने अपनी फ्रेंड को देने के लिए नए साल का एक कार्ड बनाया, लेकिन कार्ड बनाने के बाद उसको लगा कि उसकी शीट तो खाली सी लग रही है। तो इस खाली शीट को भरने के लिए उसने सोचा कि वह इस ब्लैक शीट के चारों तरफ एक रंगीन टेप लगाएगी। तो रंगीन टेप की लंबाई जानने के लिए उसने इसके चारों किनारों की लंबाई को मापना शुरू किया और इस प्रकार उसे पता चला कि उसे 36 सेंटीमीटर लंबी एक टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 36 सेंटीमीटर क्या है? ये इस ब्लैक शीट का परिमाप है। तो बच्चों, परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है कि एक बंद आकृति के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में जो दूरी तय होती है उसे परिमाप कहते हैं। तो परिमाप एक ऐसी राशि है जिसको आम जिंदगी में भी हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप उदाहरण देखिए कि जब कोई किसान अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है तो इसके लिए उसे अपने खेत के परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी, यानी चारों तरफ से खेत की लंबाई चौड़ाई क्या है। और जब एक इंजीनियर किसी घर के चारों तरफ एक चार दीवारी बनाना चाहता है तब भी उसे घर का परिमाप मापने की आवश्यकता होगी। जब सोनिया अपने टेबल कवर के चारों ओर एक सजावटी लेस लगाना चाहती है तो उस लेस की लंबाई को जानने के लिए उसे अपने टेबल कवर के चारों किनारों की लंबाई यानी उसका परिमाप मापना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों, आपने खिलाड़ियों को स्टेडियम में दौड़ लगाते हुए देखा होगा। तो उनके लिए जब ट्रैक तैयार किया जाता है तो उस मैदान का परिमाप मापा जाता है और फिर उसके बाद खिलाड़ियों के दौड़ने के लिए वहाँ पर ट्रैक बनाया जाता है और उसकी जो लंबाई है यानी जितनी दूरी पर उन्होंने दौड़ना है उसको फिक्स किया जाता है। तो ये सब हमारे आसपास परिमाप के उदाहरण हैं। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार से विभिन्न आकृतियों के परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ चित्र में आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है BAC और इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों लंबाइयों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो हमें 41 यूनिट की राशि प्राप्त होती है वो इसका परिमाप है। तो किसी भी त्रिभुज की परिमाप को ज्ञात करने के लिए आप उसकी लंबाइयों को आपस में जोड़ सकते हैं। बच्चों, अब आप इस चित्र में अगली आकृति को देख रहे हैं। तो ये कुल 6 भुजाओं वाली आकृति है और इसमें भी 6 भुजाओं की लंबाई आपको दी गई है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए इन सभी 6 भुजाओं की लंबाइयों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो भी आकृति आपको दी जाए उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को आपस में जोड़ने पर हमें परिमाप मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो इसके परिमाप के लिए हमारे पास सूत्र होता है 3 गुना भुजा। तो इस चित्र के अंदर इसका परिमाप होगा 3 गुना 10 बराबर 30। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अगली आकृति है वर्ग। तो आप जानते हैं कि वर्ग के अंदर भी सभी भुजाओं का माप बराबर होता है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो इस चित्र के अंदर परिमाप ज्ञात करने के लिए 4 गुना 8 32 मात्रक इस चित्र में इस वर्ग का परिमाप होगा। अब अगली आकृति है समपंचभुज। समपंचभुज का मतलब समान 5 भुजाओं वाली आकृति। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है 5 गुना भुजा और इसके अंदर क्योंकि सभी भुजाओं का माप आप देख रहे हैं 6 मात्रक है तो यहाँ पर इसका परिमाप हो जाएगा 5 गुना 6 बराबर 30 मात्रक। अगली आकृति है समषटभुज। तो समषटभुज का अर्थ है समान 6 भुजाओं वाला बहुभुज। तो सभी भुजाओं का माप इसमें भी बराबर है तो इसलिए इसका जो सूत्र है 6 गुना भुजा। तो इसलिए 6 गुना 5 बराबर 30 मात्रक।
तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से जो समान भुजाओं वाली आकृतियां हैं उनका परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अगली जो आकृति हमारे पास है वो है आयत। तो आयत का परिमाप आपने पिछली कक्षा में भी ज्ञात किया था। उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस आयत के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। तो 2 गुना 12 जमा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आयताकार आकृतियों का परिमाप भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया की। तो क्षेत्रफल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें फर्श पर कारपेट यानी कालीन बिछाना हो, या अपने घर में, सड़क पर या स्कूल में इस तरह की टाइलें लगी हुई देखी होंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो क्षेत्रफल क्या है? किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो बच्चों इस अध्याय के अंदर आप वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? भुजा गुना भुजा। तो 8 गुना 8 बराबर 64 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दिए गए आयत में आप देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। तो 12 गुना 8 बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी फर्श का, आयत का या किसी भी टाइल का जो क्षेत्रफल है उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों ये हमारे पास एक अनियमित आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दिखाई नहीं देती अलग से। तो ऐसी आकृतियों का परिमाप भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक धागा चाहिए और एक पेंसिल और एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी आकृतियों के परिमाप के लिए हम कहीं पर भी एक स्टार्टिंग बिंदु जो है उसको नोट कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, और फिर इसके बाद हम धागे से इसके चारों तरफ की जो लंबाई है उसको मापेंगे। तो इसके बाद आप इस स्टार्टिंग पॉइंट पे इस धागे को रख सकते हैं और थोड़े थोड़े हिस्से को दबाते हुए आप आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो ये देखिए जैसे मैं इसमें कर रही हूँ, तो आप भी कोई भी अनियमित आकृति लेके उसके चारों तरफ धागे को लपेट कर उसकी कुल लंबाई को यानी उसके कुल परिमाप को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसमें। और जब हम इस निशान पे वापस पहुंच जाएंगे तो वहां से हम धागे को काट सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस धागे को काट दूंगी। तो अब ये जो धागे की लंबाई है ये इस अनियमित आकृति का परिमाप है और इसको हम स्केल की सहायता से भी माप सकते हैं। और ये जो धागा है ये 29.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो अनियमित आकृति है इसका परिमाप 29.5 सेंटीमीटर है। बच्चों ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है और अब हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ पेपर की सहायता से अनियमित आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक पत्ता लिया है, तो हम इस पत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसकी जगह आप कोई फूल भी ले सकते हैं या कोई भी अनियमित आकृति ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस ग्राफ पेपर के ऊपर इस पत्ते को सीधा रखेंगे और पेंसिल के साथ हम इसकी एक आउटलाइन बनाएंगे। तो जैसे इस पत्ते को मैंने रखा है तो आप इसको हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे जब काम करेंगे, और उसके बाद इस पत्ते की आउटलाइन हम खींच लेंगे। ताकि जो पत्ते की शेप है वो ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाएगी।
तो इसके बाद हम इस पत्ते को हटा देंगे तो ये हमारे पास पत्ते की शेप आ जाएगी। इसके बाद इस पत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो खाने बिल्कुल पूरे इसके अंदर ढके गए हैं या जो आधे से ज़्यादा हैं, हम उनको गिनने के लिए उन पर क्रॉस लगा लेंगे। तो यहाँ से जैसे हम गिनना शुरू करेंगे तो इसके ऊपर हम क्रॉस लगाते जाएंगे और साथ साथ इनको गिनते चले जाएंगे। तो इसमें ये मैंने जिन खानों पे क्रॉस लगाया है इनकी टोटल संख्या 28 है। देखिए कुछ खानों के ऊपर मैंने क्रॉस नहीं लगाया है तो इनका जो माप है ये आधे से कम है, तो इसीलिए इनको मैंने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्योंकि एक जो वर्ग है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, तो इस पत्ते का क्षेत्रफल हो गया 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आप कोई भी पत्ता लेकर या कोई भी और चीज़ लेकर उसका जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, जब ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हुए हम किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है, यानी जो वर्ग आपको ऐसे लगे कि बहुत ही कम भाग उनका आकृति के अंदर आया है तो उनको आपने छोड़ देना है, उन्हें नहीं गिनना है। दूसरी बात, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा होता है तो ऐसे वर्ग को हम एक पूर्ण वर्ग ही गिनते हैं। और यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा है तो उसके क्षेत्रफल को 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं। इसका मतलब है कि जब आप वर्गों को गिनना शुरू करेंगे और मान लीजिए आपके पास 8 वर्ग ऐसे हैं जिनका आधा भाग आकृति से घिरा है, तो आप उसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये मैंने एक शीट तैयार की है जिसके ऊपर अपना हाथ रख के मैंने इस तरीके से उसकी आउटलाइन करके और फिर उसके अंदर जो खाने कवर हो जाते हैं उनकी संख्या को गिना है। तो मेरे हाथ का क्षेत्रफल आया 147 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप बच्चे भी इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर अपनी क्लास में देखिए कि किसके हाथ का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बच्चों, परिमाप के विषय में आज हमने क्या क्या सीखा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, सम पंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुना भुजा, सम षटभुज का परिमाप बराबर 6 गुना भुजा और आयत का परिमाप किसके बराबर था? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें कोई ऐसी आकृति दी गई है जिसमें सभी भुजाओं का माप अलग अलग है तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सभी भुजाओं की लंबाइयों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और हमने धागे की सहायता से अनियमित आकार की आकृतियों का परिमाप भी मापना सीख लिया है। इसी प्रकार से बच्चों, क्षेत्रफल के बारे में हमने सीखा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चों, क्या आप इस मिलान वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं? तो देखिए, किताब का परिमाप किसके साथ मिलेगा? तो आप अंदाजे से ही बता सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर किताब का परिमाप होगा, क्योंकि बाकी की जो राशियां हैं वो मीटर में हैं। अगली राशि है ब्लैक बोर्ड का परिमाप। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि मीटर वाली राशियां 2 हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड का जो परिमाप है वो 7 मीटर तक हो सकता है। फिर मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं कि वर्ग इकाई का इस्तेमाल होता है, तो 100 वर्ग मीटर क्या होगा? मैदान का क्षेत्रफल होगा। और मैदान का परिमाप किसके बराबर होगा? 1400 मीटर के बराबर होगा। तो बच्चों, इस तरह किसी भी मैदान की या किताब की लंबाई चौड़ाई ना पता होने पर भी आप मिलान वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं।